हेलो, वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों और इस चैनल पे पढ़ने वाले मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों को इस चैनल की तरफ से आशीष सर का नमस्कार। जैसा कि आप सबने देखा कि पीछे जो भी क्लासेस आपको मिली, सामान्यतः जो आपने प्रैक्टिस बैच देखा, प्रैक्टिस बैच में आपको कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा जो प्रश्नों की बातें थी, जो प्रश्नों की क्वालिटी हैं, वो आपको अच्छी लगी होंगी। प्रश्नों को समझाने की जो गतिविधियां हम लोगों के द्वारा आपके लिए की गई हैं, वो आप सबको अच्छा लगा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। जो हमारा प्रयास है कि आगामी जो भी एग्जाम हैं आपके, उन एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए आगे बढ़ा जाए और आपको उन प्रश्नों को पहले तैयार करवाया जाए जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो पूरे मन से हमारे साथ आप लोग लगे हुए हैं और हम कहते हैं यही साथ आप हमारे साथ देते रहिए, सफलता हम आपको निश्चित दिलवाएंगे। अब जब आप एग्जाम देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, आपको इस चैनल के द्वारा जो पढ़ाया गया है, जो हमने आपको पढ़ाया है, वो प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर आप एहसास करिएगा, फिर आप हम पे भरोसा करिएगा और आगे के जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, जो जिनके पास भी आपके पास पर्याप्त समय है, जेल वार्ड का एग्जाम जल्द लगा हुआ है, तो प्रैक्टिस पे आप विशेष ध्यान दें। और इसके बाद यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, ठीक ना, ये जो बड़ी भर्तियां आपके सामने लगने वाली हैं, इनमें आप निसंदेह निसंकोच होकर आप हमसे जुड़े, ठीक ना, आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक ना। और अपनी जो भी बातें हैं, आपको किस स्तर पे तैयारी करनी है, हम लोगों का उद्देश्य है कि आप सफल हो। आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बैच हमारे लिए, हमको ऐसा बैच मिले, तो हमारे यहाँ कई प्रकार के बैच आपको मिलेंगे, ठीक ना। प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा, तेज क्विक रिवीजन वाला बैच आपको मिलेगा, बैच हमारे बेसिक से भी होंगे, जीरो लेवल से आपको लेके चलेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो अभी परेशान ना हो, अभी आप शुरू के 4-5 महीने हमें ऐसे दिए कि हम आपको जो स्ट्रक्चर एक है तैयारी का, वो आपको समझा सके। उसके बाद आपको धीरे धीरे हम आपको स्पीड में ले जाएंगे। जो बच्चे लगातार कई साल से लगे हैं, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, तो उसको एक अंतिम जो निखार देना चाहते हैं, तो आप हमसे फिर जुड़े उसके लिए, ठीक ना। प्रश्नों की प्रवृत्ति लगातार जो प्रश्न है हम आपको करा रहे हैं, ठीक ना। आज भी कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने आए हैं और जीएस का जो पार्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है आपका, वो है करंट अफेयर का। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा, अभी तक आपने देखा था, हमने आपको इतिहास, संविधान, है ना, अलग अलग इनके प्रश्न आपको कराए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक आपको करंट अफेयर के तहत आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। करंट अफेयर के कई सारे प्रश्न होते हैं, 7 प्रश्न, 10 प्रश्न, ये प्रश्नों की संख्या होती है जो आपके एग्जाम में आती है। और बच्चों के मन में भय होता है कि करंट के प्रश्न पता नहीं फंसे या ना फंसे, प्रश्न आए कि ना आए। तो आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिएगा, अगर 5 या 7, मान लेते हैं 8 प्रश्न आपके आए हैं, तो उन 8 प्रश्नों में 5 से 6 ऐसे प्रश्न रहे होंगे जो महत्वपूर्ण थे। आपको खुद ही लगेगा पढ़ने के बाद कि यार तो घटना चर्चित थी, महत्वपूर्ण घटना थी, हमने पढ़ी भी घटना थी, बस हमको सही समय पे वो याद नहीं आया, ठीक ना। तो 5 से 6 प्रश्न आपके एकदम चर्चित होते हैं। 2 प्रश्न होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी में हैं तो आप उन प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं, ठीक ना। आपको मैक्सिमम प्रश्न कराने का प्रयास किया जाएगा और इन प्रश्नों की हम व्याख्यात्मक उल्लेख करेंगे। इनसे और जो आपके प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी हम आपको जानकारी देंगे, ठीक ना। तो चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों को इन बातों को शेयर करें, ठीक ना, और चैनल को भी शेयर करें और बताएं उनको हम लोगों के बारे में कि हम लोग आपके लिए कितना ज्यादा समर्पित है, ठीक है। आपकी सफलता के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हम लोगों को मिलना चाहिए, जो भी आगामी भर्तियां आपकी कंप्लीट हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिक को ई पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की है या सुरक्षा प्रारंभ की, ठीक ना। बढ़िया प्रश्न है। अब जनवरी का ये प्रश्न है, ठीक ना। तो आप सोच रहे सर 7-8 महीने, 5-6 महीने पहले के प्रश्न क्या आएंगे, तो हमने कहा कि करंट का कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आप एग्जामों को उठा के देखिए ना, यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न उसने पूछा है। तो जो प्रश्न चर्चित होते हैं, और ये भी नहीं कि डेली 10 प्रश्न चर्चित हो, है ना। अलग अलग चैनल वाले पढ़ाते हैं दिन में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, क्या सारी घटनाएं ऐसे तो आपको महीने भर में 500-700 प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। अगर आपका एग्जाम 1 साल बाद हुआ तो आपको तो हजारों की संख्या में केवल करंट प्रश्न पढ़ के जाने हैं नहीं, और प्रश्न आने कितने हैं, 5, 7, 8, 10 प्रश्न आने हैं। तो हमारा जो पहला प्रयास है कि आपको चुनिंदा प्रश्न हल कराए जाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वही प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक ना। तो भरोसा करिए हम पे। चलिए देखते हैं। तो अभी हाल ही में जो ई पासपोर्ट है,
ना। ई पासपोर्ट जो है आपका, वो इनमें से किस देश के द्वारा जो है आपके लॉन्च किया गया है? आपके अलग अलग ऑप्शन है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। हमारे साथ आप लोग उत्तर देते रहिए, ठीक ना। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है बांग्लादेश, कौन आपका जो ऑप्शन सी है बांग्लादेश, वो आपका सही है। तो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में अपने यहाँ के नागरिकों को जो ई पासपोर्ट सुविधा क्या की है, उपलब्ध कराई। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में आपने और सुना होगा, एक घटना और घटी थी। बांग्लादेश ने जो अपने यहाँ की मीडिया थी, बांग्लादेश में जो मीडिया थी, उनको इन्होंने मुफ्त इंटरनेट देने से भी मना कर दिया। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहाँ की मीडिया को मुफ्त इंटरनेट देने से भी मना कर दिया है। यह प्रश्न आपके यूपीपीसीएस से पूछा गया था कि अभी हाल ही में किस देश ने अपने देश के मीडिया को मुफ्त इंटरनेट देने से मना कर दिया है? तो वो कौन है आपका? बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने एक काम और किया है, ई पासपोर्ट लॉन्च किया है, ठीक ना। बात है आपके बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से जो प्रश्न बन सकते हैं वो और जरा सुन लीजिए। बड़े बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके बांग्लादेश से बनते हैं। आपने जब इतिहास पढ़ा होगा ना, अगर अध्यापक टीचर ने आपको बताया होगा तो एक बड़ी बढ़िया घटना बांग्लादेश से बताई होगी। आप जानते हो कि ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया है हमारा बांग्लादेश, ठीक। ये कौन सा एरिया है हमारा? बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी मुस्लिम क्षेत्र था, पाकिस्तान के अधीन था, तो पूरब में पड़ता था। नाम क्या देते थे इसको? पूर्वी पाकिस्तान। घटना क्या हुई, याहा खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और 1971 में यहाँ पे कुछ नरसंहार हुआ। ये लोग पाकिस्तान शासन से स्वतंत्र होना चाहते थे, ठीक ना। और वहां की आर्मी ने इन पे लगातार जुर्म उठाए, और जो रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार 25,000 सैनिक मारे गए थे, जो पाकिस्तान की रिपोर्ट दी थी, ठीक ना। और इन्होंने बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। काफी बड़ा नरसंहार हुआ था। यह हुआ था आपके 25 मार्च 1971 को, और इसी के अगले दिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का गठन किया गया, ठीक। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ पूरी तरह से। और इसने इस तारीख को क्या मनाया था? विजय दिवस के रूप में मनाया था। तो एक प्रश्न आता है कि स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ईयर लगातार आप देख रहे हैं 1971 चल रहा है, तो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। और विजय दिवस हमने कब मनाया था? 16 दिसंबर को मनाया था, ठीक ना। ये तो कुछ प्रश्न है जो आपके बांग्लादेश से बनते हैं। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होगी ढाका, मुद्रा आपकी है टका। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो नदी है आपकी, नदियों से एक दो प्रश्न आपके बढ़िया बनते हैं। यहाँ पे है चेमा युंगडुंग हिमनद। कौन सा हिमनद? चेमा युंगडुंग हिमनद है तिब्बत में। और यहाँ से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आपके अरुणाचल में प्रवेश करती है, और असम होते हुए निकल जाती है कहाँ पे? आपके बांग्लादेश चली जाती है। कहाँ चली जाती है? आपके बांग्लादेश चली जाती है। कौन सी नदी है आपकी बच्चों ये? तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में होती है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चा? सांगपो नदी के नाम से। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो प्रश्न आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में हम इसको जानते हैं किसके नाम से? सांगपो के नाम से। इसके बाद ये आपके आगे बढ़ती है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से असम में आती है। और जब ये असम में अचानक घूमती है तो यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? द्वीप का। और इस द्वीप का नाम है बच्चा मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। जो मांजुली द्वीप है वो आपके असम राज्य में है। कहाँ पे है बच्चा? असम राज्य में। किस नदी से बना है? ब्रह्मपुत्र नदी से। किससे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी से। और इसकी खास बात क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी से बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका मांजुली द्वीप। प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? खाली द्वीप की बात पूछे तो आप बताएंगे उस हिसाब से ग्रीनलैंड। क्या बताएंगे आप?
ग्रीनलैंड बताएंगे। लेकिन प्रश्न आया कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे मांजुली द्वीप। कहां पर है बच्चा, असम राज्य में। क्लियर हुआ, किस नदी से बना है, ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके बाद जब ये नदी आपके बांग्लादेश जाती है तो यहाँ पे इसका नाम फिर बदल जाता है और यहाँ पे इसे कहते हैं जमुना नदी। क्या नाम देते हैं, जमुना। यमुना अपने यहाँ है और ये जमुना नदी है। कौन सी नदी है ये, जमुना नदी। तो जमुना नदी किसे कहा जाता है, तो वो हम लोग कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र को। ऐसे ही गंगा नदी अपने यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे चली जाती है कहाँ पे, वो चली गई बांग्लादेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे इसे कहते हैं पद्मा। क्या नाम देते हैं बच्चा, पद्मा। और दोनों के बीच का जो ये वाला स्थान है, ये है आपका डेल्टा। ये जो स्थान आपके बीच में बना है, ये है आपका सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है इसका, सुंदरवन का डेल्टा। जो सुंदरवन का डेल्टा है वो सामान्यतः पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है आपका बच्चा, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किन किन नदियों से बना है, इधर से गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी से मिला है। और इसके बाद जो संयुक्त धारा आगे बहती है, इसको हम लोग कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं इसको, मेघना। सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। और यहाँ पे आपके वर्ष भर जो है वो सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न है जो आपके और बनते हैं बांग्लादेश। क्लियर हुआ ना, कोई क्या समस्या नहीं है ना। तो ई पासपोर्ट चाहे बात करें और चाहे मीडिया के लिए जो मुफ्त इंटरनेट पे प्रतिबंध लगाया है, वो किसने लगाया है, आपके बांग्लादेश ने। क्लियर हुआ, इस बात को एक बार आप ऐसे नोट डाउन कर लें, आगे बढ़े। करंट के जो भी प्रश्न हम आपको बताएं, संबंधित प्रश्न, उन प्रश्नों को इन्हीं के नीचे आप लिखा करिए। ठीक है ना, प्रश्नों को करंट के नीचे लिखा करिए और रिवीजन के टाइम इनका रिवीजन किया करिए, ताकि पेपर में प्रश्न आए तो ये आपकी गलत ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न की व्याख्या थी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न लिखा है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी में भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये कहाँ का चर्चित जो है आपका क्या है, ज्वालामुखी है। तो माउंट मेरापे या कभी कभी माउंट मेरापी भी लिखा मिल जाए तो परेशान मत होइएगा, ठीक ना। माउंट मेरापी या माउंट मेरापे एक ही चीज है, एक ही ज्वालामुखी है। अब ये चर्चित घटना है क्योंकि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है ना, तो आपका महत्वपूर्ण है। तो माउंट मेरापे है, ये आपके हैं इंडोनेशिया में। कहां पर है आपके बच्चे, अच्छा इंडोनेशिया में। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया है, ये समुद्र में तेज गति से डूबने वाला देश भी है इंडोनेशिया। तो माउंट मेरापे जो ज्वालामुखी है यहाँ का, अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। और ये विस्फोट बताते हैं इतना तेज विस्फोट था कि यहाँ से जो राख निकली है, जो राख में धूल के कण थे, वो 10 किलोमीटर दूर तक जाके गिरे थे। कितने किलोमीटर दूर तक, 10 किलोमीटर तक दूर तक जाके। तो काफी बड़ा विस्फोट था ये आपका माउंट मेरापे का। कहाँ पे है ये, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया चूंकि रिंग ऑफ फायर में स्थित है। कहाँ में स्थित है, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला इसे हम कहते हैं। ये आपके प्रशांत महासागर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर में है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है ना, तो उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रश्न अगर रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। तो अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया अकेला ऐसा देश है जहां पे 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, यहां पर 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनमें आने वाले समय में विस्फोट देखने को मिले, ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया में है, जिनमें माउंट मेरापे में भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। और ठीक ना, ये बात आपको याद रखनी है। भारत में भी आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया में, वो है आपका बैरन द्वीप। कौन है आपका, बैरन द्वीप। ये इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि आपके अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ठीक है ना, चलिए इस बात को याद रखा। तो माउंट मेरापे जो आपका ज्वालामुखी अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा
वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम। मतलब वी मतलब हम, थिंक मतलब सोचना, और डिजिटल मतलब डिजिटल की तरह। हम कैसे सोचें? जैसा वर्तमान समय चल रहा है, हर जगह डिजिटलीकरण चल रहा है, ठीक ना। पैसे निकालने हो तो अब आप केवल एटीएम लेके चले जाएं, ठीक ना। आप केवल अंगूठे लगा दें, पैसा आपको मिल जाएगा, आपका खाता होता है। तो सब धीरे धीरे काम सब डिजिटलीकरण में हो रहा है। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उन्होंने भारतीय महिलाओं को साक्षर करने के लिए, और कैसा साक्षर करने के लिए? डिजिटल साक्षरता देने के लिए अभी हाल ही में एक पहल चलाई है जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम। प्रश्न आएगा इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध है महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। तो इसके हम संबंध की बात करें, इसका जो संबंध है, इसका संबंध है महिलाओं को डिजिटल साक्षर करना या डिजिटल साक्षरता देना। महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके तहत पहले चरण में 1 लाख महिलाओं को चुना जाएगा, उनको दी जाएगी। 7 राज्यों में ये चलाए जाने का प्रोग्राम है, जिसमें इसके जो प्रारंभ हुआ है, जिसकी शुरुआत की गई है, वो आपके प्यारे से राज्य यूपी से की गई है। इसकी जो शुरुआत हुई है वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत वो यूपी में की गई है। और कितने राज्यों में चलाया जाएगा? पहले चरण में 7 राज्यों में आपके चलाया जाएगा। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को साक्षर किया जाएगा। और इसके लिए जो संस्था चुनी गई है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, ऑप्शन है गूगल, अमेजन, फेसबुक और फ्लिपकार्ट। तो ये फेसबुक की मदद से, किसकी मदद से? फेसबुक की मदद से आपके चलाया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्लियर हुआ? तो फेसबुक की मदद से वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम को शुरू किया गया है और यूपी में इसको प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को पहले चरण में साक्षर किया जाएगा। बोली बात समझ में आ रही है? और ये चलवाया किसने है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने चलवाया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल है। और आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इस समय कौन है? जब रेलवे के एग्जाम उधर चल रहे थे, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया था कि इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपकी रेखा शर्मा। कौन है बच्चों? रेखा शर्मा। तो इतने प्रश्न आपको वी थिंक डिजिटल पहल से आपको और याद होने चाहिए, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे केवल पूछा गया कि संस्था के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और भी प्रश्न है आपको सीधे संबंध का भी पूछ लेता कि संबंध किनसे है इनका, ठीक ना। तो इनका संबंध किससे? महिलाओं को डिजिटल साक्षरता देने से। क्लियर हुआ? तो इन बातों को आप वहीं पे नोट डाउन करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिटा दिया जाए ना बच्चों? भाई पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है ना। करंट के जो चर्चित प्रश्न हम आपको बताएं, पहले चरण में आप इनको तैयार करें। अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया कम है तो अपने आप पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा ही पढ़िए, लेकिन हम सोचते हैं कि पहले आप हमारे मन से एक बार पढ़िए, जो हम पढ़ाएं पहले वो आप जरूर तैयार करें। इसके बाद आप अपना भी तैयार करते रहे, ठीक ना। लेकिन इस पे आप विशेष फोकस दें, इसका लगातार आप रिवीजन करें, एक बढ़िया नोट्स बनाएं। नोट्स को केवल आप कहते हैं 1-2 दिन लगातार रिवीजन देख लो, ठीक ना। जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उनको हम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से डेली क्वेश्चन उनको सेंड करते हैं। जो हमारे कॉन्टेक्ट में है ना, जिनके पास हमारा जिनको व्हाट्सएप नंबर है, उनको हम डेली जो है मॉर्निंग में कुछ प्रश्न हम आपके डेली भेजते रहते हैं, उनको आप रिवीजन उनका भी करते रहे, ठीक ना। बाद में वो क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवीजन भी करवाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली फ्रूट ट्रेन, बहुत बढ़िया कार्य है भारत सरकार का, फ्रूट रेल चलाई गई है, फ्रूट ट्रेन चलाई गई है। नाम से ही क्लियर है कि फलों की ये ट्रेन होगी जो फलों को ले जाने का काम करेगी। एक किसान रेल चली है, आपकी फ्रूट ट्रेन चली है। दोनों बच्चों को पेपर में कंफ्यूजन करते हैं, तो आप दोनों कंफ्यूजन दूर करते हैं, सुनिएगा। जो फ्रूट ट्रेन का काम है वो केवल फलों को ले जाना है। क्या करना है? फलों को ले जाना है। जैसा कि आपने देखा है कि भारत में आपका भुसावल हुआ, नासिक हुआ, हिमाचल हुआ, है ना, ये इन राज्यों में फलों की अच्छे उत्पादन होते हैं, लेकिन समय पे उचित रेट ना मिलना, सही बाजार इनको उपलब्ध ना करा पाना, इनसे इनमें क्या होती है, कमी आज खराब हो जाती है। जैसे केला है, अगर पका केला है तो 2-3 दिन में आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। अब पता लगा भुसावल से केला आना है, यूपी आना है ना, ट्रक से केला आ रहा है, मान लेते हैं कच्चा केला आया, कैसे भी आया जो भी है, मान लीजिए केला आ रहा है और रास्ते में ट्रैफिक है ना, या कोई रोड खराब हो गई है, कोई समस्या हो गई, तो पता लगा हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन
सामान रास्ते में रह गया, उसके बाद यहाँ पे आया है ना, तो सही दवाई नहीं दी गई तो केला भी खराब हो गया हमारा। तो इससे होता है किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है और उनके अच्छी कीमत भी उनको नहीं मिलती थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने चलाई है आपकी फ्रूट ट्रेन। फ्रूट ट्रेन में क्या होता है, इसमें कंटेनर लगे होते हैं, जैसे घर में हमारे फ्रिज होते हैं ना, सामान रख दीजिए ठंडा होगा तो खराब जल्दी से नहीं होगा, वैसे यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर हैं जिनकी संख्या टनों में है ना। तो जो फ्रूट ट्रेन पहली चली थी इसमें शायद 43 कंटेनर लगे हुए थे, है ना। तो इनमें होता क्या है, फलों को रख दिया जाता है, उसके बाद ट्रेन जाती है, फिर जहाँ पे इनको उचित स्थान पे इनको उतार दिया जाता है। तो देखते हैं पहले फ्रूट ट्रेन के बारे में। जो हमारा पहली फ्रूट ट्रेन चलाई गई है वो एक स्टेशन है आपका ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन, और ये आपके है बच्चा आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ये यहां से फ्रूट ट्रेन चलेगी और इसको ले जाया गया है बंबई मुंबई बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यहां से मुंबई गया है और मुंबई में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे ट्रेन को रोका गया है। यहां से पहले चरण में केले का निर्यात हुआ है, केला ले जाया गया था। क्या ले जाया गया था, केला। और यहाँ के बाद फिर केले को ईरान भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, ईरान। तो जो समस्या थी कि केला भी राज्यों में नहीं पहुंच पाता था, आज स्थिति ये है कि ये केला दूसरे देश में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा अच्छी रकम मिलेगी। जो सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी किया जाए, उसमें भी ये अहम योगदान देगा। कौन सी, आपकी फ्रूट ट्रेन। तो जो पहली फ्रूट ट्रेन है वो ताड़ीपत्री स्टेशन आंध्र प्रदेश से मुंबई बंदरगाह तक चलाई गई है और इसमें पहले चरण में आपके केले को ले जाया गया था। तो यहाँ पूछा है कि इसकी शुरुआत किस राज्य से की गई है, तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई बच्चा, आंध्र प्रदेश से। बोलो बात समझ में आई ना, इस बात को ऐसे आप नोट करिए। और सुनिएगा, एक आपकी है ऐसे ही किसान रेल। कौन सी रेल, किसान रेल। इसी में किसान रेल के बारे में सुन लो। किसान जो फसल बोते हैं, गेहूं धान आलू टमाटर, है ना, इनको सही रेट मिले, सही बाजार मिले, इसके लिए भी आपके चलाई गई है क्या, किसान रेल। किसान जो रेल है आपकी, ये आपकी चली है देवलाली स्टेशन है आपका महाराष्ट्र में, और यहां से ये आपकी चलाई गई है बिहार के लिए। कहां में चलाई गई है, बिहार में आपका स्टेशन है दानापुर। दानापुर आपके थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, दानापुर। दानापुर कहाँ है आपके, बिहार में। तो ये पहली किसान रेल अलग है, पहली फ्रूट रेल अलग है। फ्रूट रेल ये चली है और आपकी किसान रेल ये चली है। ये इस बार पीसीएस में आया था प्रश्न कि देवलाली से कहां तक, दानापुर के बीच चली है, पहली किसान रेल चली है। बोले बात समझ में आ रहा है। तो ये किसान रेल है, ये आपके फ्रूट रेल है। जो बच्चे पढ़े हैं वो जरा एक दो प्रश्न और बता दें, ट्रेन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है जो एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक, बातों को हमारे ऐसे लिखते रहे। यहाँ पे एक प्रश्न आपका आया था कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, कौन सी ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा। यूपी पीसीएस में तो ये प्रश्न पूछा भी गया था ट्रेन 18 के नाम से। हाँ, इसका अन्य नाम क्या है, ट्रेन 18 है। समीक्षा अधिकारी में प्रश्न आया था ये कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये किन किन स्टेशनों के बीच में चलाई गई। तो हमने कहा क्या कि जो प्रश्न है वो सामान्य प्रश्न ही होते हैं, बहुत डीप में पूछने का प्रयास नहीं करता है। उसने यही पूछा था कि किन किन स्टेशनों के बीच में चलाई। अभी हमने किसान रेल चलाई, यूपी पीसीएस ने पूछा था, केवल स्टेशन का नाम ही तो पूछा है ना, ये पूछा है कि ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन में कितने डब्बे लगे हैं, किस व्यक्ति ने ट्रेन को चलाया है। बच्चे यहाँ तक पढ़ते हैं कि कौन सा ड्राइवर इसको चला रहा था, ठीक ना। तो इन सब चक्कर में आप ना पढ़ो, ड्राइवर कौन सा था, कपड़ा कौन सा पहने था, ये सब चक्कर में ना पढ़ो आप लोग। केवल पहले प्रयास में आप जो सीधे प्रश्न है उनको पढ़ो जो पेपर में बनेंगे, ठीक ना। बाकी ट्रेन का नंबर कितनी बोगी थी, कितना क्या था, इनके सब चक्कर में ना पढ़ो भाई। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, इसको ट्रेन हरा कहा गया था, ये आपकी चलाई गई थी वाराणसी टू नई दिल्ली। ये तो आपकी हो गई वंदे भारत एक्सप्रेस। आपने भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन आपने सुनी थी, तेजस एक्सप्रेस। क्या सुना था आपने, तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन थी और ये आपने देखा अगर पेपर में तो ये आपके लखनऊ टू नई दिल्ली चली थी। कहां से कहां तक,
लखनऊ से नई दिल्ली के मध्य इसको चलाया गया था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस अलग है, तेजस एक्सप्रेस आपका अलग है, फ्रूट ट्रेन आपकी अलग है और किसान रेल आपकी अलग है। क्लियर हुआ? बातें समझ में आई? इन बातों को नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। एकदम परेशान ना हो, एकदम आप आसानी से पढ़ो, एकदम सरल भाषा में पढ़ो, ठीक ना, और मन से पूरा पढ़ो। हम लोगों के द्वारा आपको पूरा मिलेगा, कहीं पे किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। जो भी आगामी एग्जाम है आपके यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जितनी मेहनत आप कर सके हम तो करेंगे, हमारे चक्कर में पढ़ो, जितनी आप कर सको सफलता के लिए हम आप सबके साथ तैयार हैं, ठीक ना, पूरे मन से बढ़िया लगो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, अभी आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी तक इससे पहले वहां का अपना अलग संविधान ही था, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में क्या था? अपना अलग संविधान था। वहां पे जो विधानसभा होती थी अपने यहाँ से 5 साल है, वहां पे आपके 6 साल होती थी, है ना। उनका अलग संविधान था, उनकी वो सब ना अलग ढंग से चलते ही थे। वहां पे धारा 370 हो गया, 35 हो गया, ये सब आपका प्रभावी था, जिनके कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन की भी घोषणा नहीं की जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो भारत का अंग तो था, लेकिन भारत से अलग देखने की कोशिश करता था। और अभी हाल ही में भाजपा सरकार द्वारा आर्टिकल 370 और 35 दोनों को समाप्त कर दिया गया है। ये समाप्त कब किया गया था? ये किया गया था आपके 5 अगस्त 2019 को, और इसके बाद इस राज्य को फिर से गठित किया गया। और आपने देखा होगा लद्दाख और कश्मीर आपके अलग अलग 2 राज्य, केंद्र राज्य बनाए गए, हाँ, तो इसको पुनर्गठित किया गया था। तो ये पुनर्गठित कब किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। और ये किया गया था आपके ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर 2019 को। डी ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। वहां पे 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। एक प्रश्न और सामान्य पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो वर्तमान में अगर केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो कितने राज्य हैं आपके? 8। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा बढ़िया है, ऑपरेशन नकेल। इन बच्चों ने पढ़ा होगा, वो समझते होंगे इन प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2019 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल चलाया है? ऑपरेशन नकेल क्या है वो सुनिएगा। शब्द तो आपके समझ में आ रहे होंगे ना, ऑपरेशन नकेल का संबंध क्या हो सकता है? कहीं नकेल कसो, नकेल मतलब होता है रोक लगाना, किसी भी चीज को एकदम समाप्त करने की कोशिश करना, वो होता है आपको नकेल, ठीक ना। तो ऑपरेशन नकेल क्या है? तो किसी चीज को यहाँ पे समाप्त करने के लिए पुलिस का एक कार्यक्रम अभियान है। इसके तहत जो आतंकी गतिविधियां, ये सामान्यता कहिए जो सामाजिक स्थिति खराब करती है, चोरी हो गया, चैन स्नैचिंग हो गया, ऐसी है ना, ये बड़ी जो घटनाएं होती हैं शहरों में, इनको रोकने के लिए ऑपरेशन नकेल चलाया गया है। और ये आपके दिल्ली से लगे हुए आपके गाजियाबाद में कहाँ चलाया गया है? तो गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन नकेल, ऑपरेशन नकेल किसने चलाया है? गाजियाबाद की पुलिस ने, ठीक ना। चलिए क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक ना, भारत सरकार ने कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? बोले भाई। ऑप्शन आपके सामने है 220, 225, 230, ना, अलग अलग आपके ऑप्शन है आपके सामने। तो जो मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य वो कब तक का है, पहले आप लोग बताएं। तो मलेरिया उन्मूलन में जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है आपके 2030 तक का। कब तक रखा गया है? आपके 2030 तक का। ठीक, कभी कभी ये भी आपके प्रश्न आते हैं, ठीक ना, कि कोई वर्ष पूछ रहा है कब तक ये करना है, कब तक नहीं करना है, तो ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। तो मलेरिया को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक भारत सरकार ने रखा है। कुछ और लक्ष्य हैं हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, उन लक्ष्यों को आप इसी के नीचे लिख लीजिए। पहला लक्ष्य, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक का है? एक तरह साथ में हमारे किसानों की आय दोगुनी, बताओ किसानों की आय दोगुनी कब तक करने का लक्ष्य है? ये है आपके 2022 तक। कब तक का है बच्चा? 2022 तक का है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को जो घर देने का कार्यक्रम है ये भी आपके कब तक का है? तो ये भी आपके 2022 तक का है।
ठीक, ये आपके कार्यक्रम है, इनको लिख लीजिए। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, जो स्वच्छ पेयजल देने का लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक व्यक्ति को, ये आपके रखा गया है 2024 तक। कब तक रखा गया है? 2024 तक। रेलवे का 100% विद्युतीकरण, रेलवे का जो 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, ये कब तक रखा गया है बच्चों? तो ये भी आपके है 2024 तक। कब तक रखा गया है? 2024 तक। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि इस साल का जो बजट आया था, इस साल के बजट में कितनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई है? तो इस साल के बजट में 5 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई है। और जरा यही बता दीजिए यूपी में कितने स्मार्ट सिटी है? यूपी में जो स्मार्ट सिटी अब तक कितनी बनी है? तो वो है आपकी 10। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी। भारत जो है वो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बनेगा? तो बच्चे 2025 मार देते हैं, लेकिन ये है कब तक? 2024 तक। 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन होगी? 5 ट्रिलियन। ये तो इंडिया की है, ये काहे की है? इंडिया की है। यहीं पर यूपी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था, मतलब यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन पहुंचाएंगे 2025 तक। ये बात आपके यूपी ने कही। क्लियर हुआ? तो ये कुछ आपके चर्चित हैं आपके, इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। एक और यहाँ पे लिख लेना, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य इंडिया ने रखा है 2025 तक, ये इंडिया में खत्म होगा। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में जो खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया। कब तक रखा गया है? 2030। तो विश्व में खत्म होगा 2030 तक। इंडिया अपने यहाँ कब तक खत्म कर ले जाएगा? 2025 तक। तो ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम है ना, इनका उद्देश्य कब तक है ये आप जरूर इसको याद करिए, लिखते रहिए साथ में भाई, हमारे नोट डाउन करिए। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है ना? तो सतत विकास सूचकांक की बात आई है, यहाँ पे राज्यों की चर्चा हुई है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, महत्वपूर्ण है आपका। सतत विकास सूचकांक अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो सतत विकास सूचकांक जो है, जो सूचकांक है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है आपका स्वीडन। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो है आपकी 117वीं, 17वीं। कौन सी है? 117वें नंबर पे इंडिया है। और नंबर 1 पर कौन है आपके विश्व में? तो वो है आपका कौन सा? स्वीडन। इंडिया में अगर हम राज्य की बात करें तो राज्यों में आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। 1-2 इंडेक्स हम आपसे और पूछ रहे हैं, आपको बताना है। इंडिया की रैंक खाली बतानी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इंडिया की रैंक बोलो 142, ठीक ना? विश्व खुशहाली इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक 144, बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक 40, ठीक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंक कौन सी है? 63। इंडिया की केवल चर्चा कर रहे हैं। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में इंडिया की रैंक 84। और लास्ट लिख लेना पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहां पे इंडिया की रैंक है 168। कितनी है बच्चा? 168। तो ये कुछ इंडिया के अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स हमने आपके सामने लिखे हैं।
इसको भी आप वहीं पे नोट डाउन कर लो। तो सतत विकास सूचकांक स्वीडन ने लॉन्च किया है, नंबर 1 पर है, इंडिया की 17वीं रैंक है। और राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपके नंबर 1 पर है। ये कुछ प्रमुख आपके इंडेक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में सीधे अगला प्रश्न आएगा कि वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक ना, भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, सीधा प्रश्न आएगा। 5, 6, 7, 8। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितने राज्यों को मिला है, सॉरी कितनी पार्टियों को मिला है राष्ट्रीय पार्टी? तो राष्ट्रीय पार्टी अभी तक हमारे यहाँ कितनी हो चुकी है? 8। जो 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो बनी है आपकी एनपीपी, हिंदी में कहते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है ये हमारी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी। अब ये है किस राज्य की? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी है आपके मेघालय की। कहाँ की है? मेघालय की। प्रश्न में शायद यही पूछा है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी को जो निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में इसको दर्जा दिया है, तो ये आपका कहाँ का है? मेघालय का। ऑप्शन ए इसका सही है। आपने देखा होगा जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, कौन है? जो कोनराड संगमा है उन्हीं की आपकी ये पार्टी, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और इसको भी हाल ही में क्या किया गया है? 8वीं पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगर इस पार्टी की बात करें 2013 में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे पी संगमा, कौन थे? जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे पी संगमा, उनके द्वारा इस पार्टी का निर्माण किया गया था। और वर्तमान में इसकी देखरेख कोनराड संगमा कर रहे हैं। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आपके मेघालय के, ठीक ना। पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी नाम। किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, ये सारे काम आपके निर्वाचन आयोग के होते हैं, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्र का निर्वाचन आयोग। आप लोगों ने देखा गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव, ये चूंकि गांवों में होता है, राज्य के अधीन होता है, तो इसको राज्य का निर्वाचन आयोग देखता है। तो शायद ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो यहाँ पर करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग, ठीक ना। और ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र, तो ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र 21 साल। कितने वर्ष बच्चा? 21 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं कि किसानों को सशक्त बनाने में तथा उनकी मासिक आय, अगला प्रश्न देख लीजिए ना। ये प्रश्न क्या है कि किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने ना, जो भी आपका प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक का है? 2022 तक का है। और इसी कार्यक्रम को या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो इस साल का बजट आया था भारत सरकार का, उसमें 16 आपके जो हैं 16 सूत्रीय कार्यक्रम की चर्चा की गई। कितने सूत्रीय कार्यक्रम? 16 सूत्रीय कार्यक्रमों का उल्लेख है, जिसमें आपके सिंचाई, है ना, बाजार, बीज, इनका सबका आपका उल्लेख किया गया है। तो इस साल का जो बजट है उसमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रमों का भी आपका जिक्र किया गया है। तो यहीं पर जो नरेंद्र मोदी ने जो आपके कार्यक्रम शुभारंभ किया है उसका नाम है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक ना। तो ये आपका कार्यक्रम चलाया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। सीधा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने जल परियोजना के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसमें 88 मिलियन डॉलर का आपका ऋण दिया गया है, ठीक ना। तो ये आपका 88 मिलियन डॉलर का जो समझौता हुआ है उसको एडीबी ने शायद किया है आपके, ठीक ना। और ये किया है आपके असम राज्य के लिए। किसके लिए किया है? आपके असम राज्य के लिए। ऑप्शन डी इसका सही होगा, असम राज्य के लिए। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस केंद्र शासित राज्य ने की है ना। तो आओ स्कूल चले कार्यक्रम जो है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य का है। किसका है बच्चा? जम्मू कश्मीर राज्य का है ना। स्कूल चलो अभियान बताइए कब का है? मिड डे मील कार्यक्रम कब का है भाई? मिड डे मील कार्यक्रम 1995 का। किसान बही योजना 1992 और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98-99। याद रखिएगा भाई इनको, ठीक है। तो तब जो आपकी चली थी मिड डे मील योजना 1995 की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6वें भारतीय कौन बने? देखिए आईसीसी
पुरस्कार देता है हॉल ऑफ फेम का। हॉल ऑफ फेम का मतलब क्या होता है कि ऐसे पूर्व खिलाड़ी जो आईसीसी स्तर पर इन्होंने मैच खेला हो और उनका जो योगदान क्रिकेट के लिए रहा हो वो बढ़िया रहा हो, क्रिकेट में कुछ रोचक घटना उनके द्वारा घटित की गई हो, इसीलिए हम लोग आईसीसी हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया जाता है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के पुरस्कार से अब तक 6 भारतीय सम्मानित हो चुके हैं। कितने भारतीय? 6 भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया है और अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो 6 भारतीय थे उसमें आपका बिशन सिंह बेदी सबसे पहले 2009 में, बिशन सिंह बेदी, फिर आपके कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, पांचवें नंबर पे आपके राहुल द्रविड़ थे और जो छठे शामिल किए गए हैं वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। कौन है बच्चा? सचिन। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन है? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें, सचिन तेंदुलकर। क्लियर हुआ? और अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि किस देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर एक फैशन शो का आयोजित किया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में किस देश के फैशन शो ने बनाया है? तो ये आपके बनाया है नेपाल ने। किसने बनाया है? आपके नेपाल ने। अगला प्रश्न है कि साइबर सेफ वोमेन पहल की शुरुआत, कौन सी शुरुआत? साइबर सेफ वोमेन पहल की शुरुआत ये आपके की है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। सीधे याद रखिएगा, किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। और अभी हाल ही में जो SC ST को पदोन्नति से मिलने वाले आरक्षण को समाप्त किया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो SC ST पदों जो आरक्षण दिया जाता था उसको भी हाल ही में समाप्त कर दिया है उत्तराखंड राज्य में। किसने समाप्त किया है? आपके उत्तराखंड राज्य में। और कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते, कौन सा कार्यक्रम? ऑपरेशन नमस्ते जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई? तो यहाँ पे जो ऑपरेशन नमस्ते पहल है वो शुरू की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आज के कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो हमने आपके सामने रखे और एक करंट के चर्चित प्रश्न। ऐसे ही वीडियो भी हम आपको और देते रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आप इस चैनल का ना हम लोगों का सहयोग करें, हम लोगों के साथ लगे रहें। हम कहते हैं आपकी बहुत ही विधिवत तैयारी और बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी ताकि एग्जाम में आपको सीधे प्रश्न मिले और आपको लगे ही ना कि कोई समस्या है पेपर में, ना। हम ऐसा लगातार जुड़े रहें, अपने दोस्तों से हमारे बारे में बताएं, चैनल के बारे में बताएं और उनको भी हमसे जोड़ने का प्रयास करें, ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।